नाज़रीन, आज की कहानी खौफनाक धोखा आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। तो आइए सुनते हैं खौफनाक धोखा। नाज़ो ये एकदम डर बैठी थी। उसने दानिश का हाथ बहुत सख्ती से पकड़ लिया था। वो चारों तरफ अंधेरे में फटी फटी नजरों से देख रही थी। दानिश दिल ही दिल में जो बहुत ज्यादा नाजू से बेजार रहने लगा था। अब क्या हो गया नाजू? अब किस चीज से डर रही हो? फिर से कोई ख्वाब डरावना देख लिया या तुम्हें काली परछाइयां नजर आ रही हैं? मैं तुम्हारी रोज रोज की इन हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है दानिश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एकदम मेरा सांस घुट गया था। अगर मैंने तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ लिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? क्या तुम मेरे शौहर नहीं? अरे ऐसी बात नहीं। इतनी गहरी नींद में इतनी सख्ती से हाथ पकड़ोगी तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। ये कहकर नाज़ो दानिश से दूर हो गई और करवट लेकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। जब देखो हर वक्त डांटते ही रहते हैं। न जाने इनको हो क्या गया है, ये ऐसे थे तो नहीं। दानिश और नाज़ो की शादी को 7 साल हो गए थे। अल्लाह ताला ने इनको अब तक औलादे नरीना से नहीं नवाजा था। दोनों फैमिली से हटकर सेपरेट रहते थे। इनकी रिहाइश लाहौर के एक पोश इलाके में थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। तकरीबन 6-7 महीने से नाज़ो को न जाने कौन सी ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी कि वो हर बार दानिश से यही कहती कि उसे परछाइयाँ नजर आती हैं, उसके पैरों पर कोई हाथ मारता है, उसे चलते फिरते अक्सर अंधेरे में डरावने चेहरे नजर आते हैं। इन सब बातों से दानिश बहुत परेशान हो चुका था। आज नाज़ो की 8वीं एनिवर्सरी थी। नाज़ो दानिश के मनपसंद खाने बना रही थी कि एकदम उसको किचन के पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई दिया। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। उसके बाल दराज और लंबे थे। उसके पैर जमीन से उठे हुए थे और वो सीधी चीखती हुई स्टोर रूम में जा घुसी। वक्त शाम के 7 बजे थे। नाज़ो ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो वो ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। वो हिलना तक भूल चुकी थी। उसका दिल बेदरेक धड़क रहा था। उसके पास कोई ना था जो उसको संभालता। उसने फिर अपनी आंखें बंद की, बहुत मजबूती से अल्लाह को याद किया। अपना अगला कदम उठाया और सीधे कमरे की जानिब भागी। दानिश को कॉल लगाई। दानिश जल्दी घर आओ। घर में वही सफ़ेद परछाई घूम रही है। वो मुझे मारने आई है। स्टोर रूम में घुस गई है। बहुत भयानक है दानिश, जल्दी आओ, मुझे कुछ हो जाएगा। दानिश ने आओ देखा ना ताओ बिना सुने बिना कहे लाइन काट दी। आधा घंटा हो गया था। नाज़ो वहीं सिमटी बैठी थी और स्टोर रूम का दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था कि इतनी देर में डोर बेल बजी। लगता है दानिश आ गए। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने दानिश खड़ा था। हटो। दानिश बहुत गुस्से में था। कहाँ है वो परछाई? आखिर को मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? आज मैं भी उससे निमट ही लेता हूँ। कहाँ है बोलो? वो स्टोर रूम में है। अभी तक दरवाजे बज रहे हैं। या अल्लाह, या तो तुम्हें कुछ हो जाएगा या तुम मेरा कुछ कर दोगी। ये कहकर उसने स्टोर रूम के जानिब दौड़ लगाई। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलते ही स्टोर रूम सिवाय मलबे के खाली मुंह चढ़ा रहा था। कहाँ है वो परछाई? यही तो थी। यही तो दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मैं झूठ नहीं कहती, मैं सच कह रही हूँ दानिश, यकीन करो। आखिर मैं तुम्हें क्यों सताऊंगी? इससे पहले तो ऐसा कुछ भी ना था और अब ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें पागल खाने की ज़रूरत है। ऐसा मत बोलो दानिश, मेरा दिल टूट जाएगा। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा दिल। तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग ख़राब कर दी है। ये कहकर दानिश ने आज पहली दफ़ा
नाजो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रिसीव कर दिया था और जोर से धक्का भी दिया था। जान क्यों नहीं छुट्टी तुमसे मेरी? मैं तो फंस गया तुमसे शादी करके। ये कैसा वक्त था जब नाजो को बहुत शदीद ज़रूरत थी दानिश की साथ की। आखिर वो दानिश से क्यों मजाक करती? उसका सिवाय दानिश के इस दुनिया में कोई भी ना था। माँ बाप अरसा दराज हुए चल बसे और दानिश की एक ही खाला थी जो अमेरिका में सेटल थी। लेकिन दानिश न जाने क्यों से रूडली बिहेव करने लगा था। आज उसकी शादी की सालगिरह भी ऐसी बन गई जैसे कि घर में कोई मातम हो गया हो। रात के 11 बज रहे थे, दोनों मुंह बसोरे एक दूसरे से अलग अलग बैठे थे। तब नाजो ही उठी। अच्छा दानिश, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको ना बताऊंगी, आप बेफिक्र रहें। जो हुआ उसे भूल जाएं, मैं आपसे आगे बढ़कर माफ़ी मांगती हूँ। नाजो ने अपने आप को बहुत संभाला था। वो दानिश से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत कि शायद दानिश को उसका अंदाज़ा तक न था। ये कम न था कि उसे औलाद न थी और कभी उसने अपनी आगे से ज़बान न खोली थी कि मुझे औलाद चाहिए। लेकिन दानिश सब समझता था। दोनों जैसे तैसे अपना टाइम गुजार रहे थे। फिर एकदम वो खड़ी हुई। आओ खाना खाते हैं, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। जाओ अपना मुंह लेकर यहाँ से दफा होती नजर आओ। नाजो दानिश की ये बात बर्दाश्त न कर सकी। वो उसके पैरों में जा बैठी। मांग तो रही हूँ माफी, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। नाजो तुम्हें कुछ नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ वहम और तौम परस्ती का शिकार हो गई हो। डरावनी चीजें देख देख कर तुम्हें हर जगह वही चीजें नजर आती हैं जो तुम इस मोबाइल में दिन भर देखती हो। मैं फोन इस्तेमाल नहीं करती दानिश, तुम ये बात जानते हो। मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का इतना ज्यादा शौक नहीं है। दोनों में फिर एक छोटी सी बहस छिड़ गई थी। नाजो खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। वो पास रखे हुए सोफा पर जा बैठी थी और अल्लाह से शिकायत करने लगी कि मेरे शौहर को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमा, या फिर मुझे अक्ल दे दे और सब्र भी। सुबह हो गई थी, नाजो सोई न थी। दानिश भी भूखा सो चुका था और नाजो ने पूरी रात जाग कर गुजारी थी। कुछ खास ना हुआ था, लेकिन जैसे ही 9 बजे का अलार्म लगा, दानिश अपने बेड से उतरा और नहा धोकर तैयार हुए सीधा बाहर निकल गया। उसने नाजो की तरफ देखा तक न था और ना ही नाजो से उसने कोई कलाम किया। सिर्फ ड्रामा कहते हुए बाहर निकल गया कि ड्रामा करती है, इसे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करती है। बस ये 2-3 अल्फाज किए थे और फिर सीधा घर से निकल गया। 8 बज गए थे। दानिश बहुत सख्त परेशान था क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ख़ास थी जो कि लेट नाइट तक होनी थी। फॉरेनर्स आ रहे थे। मीटिंग का टाइम 9 बजे का था। उसकी परेशानी ये थी कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी सी हो जाए और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये एक बहुत बड़े पैमाने का कॉन्ट्रैक्ट था। मोबाइल्स की कंपनी में जॉब करता था दानिश और दानिश ही वहाँ का CEO था। लिहाजा तमाम काम बहुत अच्छे से हुए। 12 बज गए थे। दानिश ने घर जाने के लिए कार निकाली और ना चाहते हुए भी घर की जानिब रुख कर लिया। मुंह में बड़बड़ा रहा था। गाने चला रखे थे और अब घर भी आ गया था। काफी देर तक दरवाजा बजाया पर दरवाजा ना खुला। डोरबेल बजाई तब भी कोई ना आया। नाजो को फोन लगाया, फोन भी ऑफलाइन जा रहा था। लगता है अब नया ड्रामा शुरू होगा घर में। दानिश अब दीवार फैलाकर अंदर जाने की सोच रहा था क्योंकि दीवार कदरे छोटी थी, दरवाजे का साइज भी छोटा था। उसके आगे एक छोटा सा गार्डन और फिर इनका घर शुरू होता था। दानिश कार को थोड़ा नज़दीक लाते हुए अब दरवाजे से अंदर कूद गया और दरवाज़ा खोला। उसके बाद अपनी कार अंदर की। दानिश इंतहाई खामोशी से घर में दाखिल हुआ था। सबसे पहले वो उसने किचन का रुख किया।
کہ چناچ بالکل صاف تھا. ایسا لگتا ہے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. فریج کھولا, پانی نکال کر پیتے ہوئے وہ اندر کمرے کی جانب جانے لگا. نازو بیڈ روم میں نہ تھی, ڈرائنگ روم میں بھی نہ تھی, اور لاؤنج میں بھی نہ تھی. کہاں گئی یہ؟ آہستہ آہستہ وہ اس آخری کمرے کی جانب بڑھنے لگا جہاں پر وہ ایک اسٹور روم تھا. وہ کمرہ غالباً اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا. جیسے ہی دانش نے وہاں کا دروازہ کھولا, جو کہ آدھا کھلا تھا, لائٹ آن کی, اس نے دیکھا کہ نازو زمین کے بل اوندھے منہ پڑی ہے. دانش کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی تھی. وہ نازو کہتے ہوئے آگے دوڑا, نازو کو اپنی گود میں لے لیا. نازو کی سانس نہیں آ رہی تھی. اس نے بہت آہستگی سے نازو کو گود میں اٹھایا اور کار کی جانب جانے لگا. وہ مسلسل نازو کو دیکھ رہا تھا. نازو جس کی آنکھیں بند تھیں. کار میں لٹانے کے بعد اس نے کار ڈرائیو کی اور ایک ہسپتال جا پہنچا جہاں پر نازو کو ڈیڈ کلیئر کر دیا گیا تھا. سرد خانے میں منتقل کرنے کے بعد دانش گھر آ گیا تھا. اگلے روز نازو کی تدفین تھی. نازو کی تدفین میں کوئی خاص لوگ نہ تھے, صرف اور صرف کچھ آفس کے اسٹاف والے تھے, کیونکہ نازو نے اپنی ہستی مٹائی تھی دانش کے پیچھے. اس نے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی اور اسی صدمے میں اس کے ماں باپ بھی چل بسے تھے, جس کا خمیازہ آخر میں نازو نے بھی بھگتا. کافی دیر سے فون رنگنگ ہو رہا تھا دانش کا. جیسے ہی دانش نے فون ریسیو کیا اور جب قبر کھد رہی تھی تب دانش نے بولا, کام تو ہو گیا ہے, تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے. تم نے کام کرنے میں بہت وقت لگایا لیکن گارنٹی کا کیا. آج نازو اس دنیا میں نہیں اور میں اپنی جان چھڑا چکا ہوں نازو سے. یہ تھا دانش, دماغی مریض, جس نے نازو کو شک کے دائرے میں آ کے جادو کے ذریعے مروا دیا تھا اور ایک نامی گرامی جادوگر سے مل کر جس نے موکلاتوں کے ذریعے یہ تمام کام انجام دیا. ایک ایسا گھر لیا جہاں قریب قریب لوگ نہ تھے, شاید پڑوسی کہلانے کے بھی قابل نہ تھے. دانش اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ تھا ایک ایسا خوفناک دھوکہ جو ایک دماغی مریض شوہر نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیا. ایک ایسی بیوی کو جس نے اپنی ہستی مٹائی تھی, اپنے کردار پر ایک داغ بھی لگایا تھا, اور انجام قبر اب اس کا انتظار کر رہی تھی.